everyone, welcome again. So let's continue our series of current affairs. Here first we have very important news about the demise of Tariq Fateh. Tariq Fateh passed away after a prolonged battle with cancer at the 73 years की एज में तारिक फतेह साहब की डेथ हुई है. He was born in Karachi, migrated to Canada 1987. He was a fierce defender of human rights and a staunch opponent of religious fanaticism. जो भी धर्म के अंदर जो एक्सट्रीमिज्म है उसके ये खिलाफ थे. इनकी जो इम्पोर्टेंट वर्क्स जो इन्होंने बुक्स लिखी हैं, द ज्यू इज़ नॉट माई एनिमी एंड वेलिंग द मिस दैट फ्यूल मुस्लिम एंटीसेमाइटिज्म, एक बुक इनकी ये है. दूसरी चेजिंग अ मिराज, द ट्रेजिक इल्यूजन ऑफ एन इस्लामिक स्टेट. ही वॉज फियर्स क्रिटिक ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया करते थे और काफ़ी टाइम इनको जेल भी किया गया. ही वॉज सेवरल टाइम्स जेल्ड बाई पाकिस्तानी मिलिट्री. टू बिल्ड मंगोलिया रिफाइनरी बाई 2025. 2025 तक भारत मंगोलिया में रिफाइनरी, मंगोलिया की पहली रिफाइनरी भारत बना देगा. दिस इंफॉर्मेशन वॉज शेयर्ड एज करंटली मंगोलिया इज डिपेंडेंट एंटायरली अपॉन रशिया फॉर ऑयल इम्पोर्ट्स. तो रिफाइनरी बनने के बाद एनर्जी डिपेंडेंट हो जाएगा मंगोलिया. 70% ऑफ रिक्वायरमेंट वुड बी मेट बाय दिस रिफाइनरी. उसके अलावा मंगोलिया इज heavily enriched with rare earth metals. rare earth metals मंगोलिया के पास बहुत सारे हैं. तो अभी इसका भी एक्सपोर्ट ये स्टार्ट करेगा, जिसमें से एक कोकिंग कोल की भी मैन्युफैक्चर अभी वहाँ पे है कोकिंग कोल. इसके अलावा कोकिंग कोल भी ये इंडिया को सप्लाई करेगा. बाई नेक्स्ट ईयर 2024 में मंगोलिया वुड बी सप्लाइंग कोकिंग कोल टू इंडिया. कोकिंग कोल काफ़ी हाई ग्रेड और होता है, हाई ग्रेड कोल होता है ये. नेक्स्ट, गोल्ड बैक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला अभी बनेगा वापस जिम्बाब्वे. जिम्बाब्वे की करेंसी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है और लगातार डिवैल्यू होती जा रही है डॉलर के कंपैरेटिवली. तो इसीलिए अब जिम्बाब्वे अपनी कंट्री में अलाउ कर रहा है कि जो जिम्बाब्वियन डॉलर्स हैं आप उनको एक्सचेंज कर लें विद डिजिटल गोल्ड टोकन्स एंड सिक्योर जिम्बाब्वियंस अगेंस्ट करेंसी. जो भी वॉलेटिलिटी करेंसी में होती रहती है उससे इनको सेफ्टी मिलेगी. गोल्ड के प्राइसेस ऑल ओवर वर्ल्ड सेम ही होते हैं. नेक्स्ट, यहाँ पे ईरान, इंडिया और आर्मेनिया की एक पहली ट्राइलेटरल पॉलिटिकल कंसल्टेशन हुई है. ठीक है, यहाँ पे येरेवन ये कैपिटल है आर्मेनिया की. जो भी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं जैसे हमारे इंडिया से डॉक्टर एस जयशंकर. तो दिस मीटिंग इज पार्ट ऑफ दिस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर. दिस कॉरिडोर दिस वाज इनिशियली साइंड विद इन 3 कंट्रीज, ईरान, रसिया एंड इंडिया इन 2002. और अब एक फ्राइट कॉरिडोर भी यहाँ पे बनाने की बात हो रही है जिसमें 3 कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करेंगे, इंडिया, ईरान और रसिया. ईरान शेयर्स बाउंड्री विद आर्मेनिया. ईरान और आर्मेनिया बाउंड्री शेयर करते हैं. तो इसका मेन एम ये रहेगा तो मुंबई टू मॉस्को जो भी आप गुड्स मूव करवाएंगे उसका टाइम और कॉस्ट रिड्यूस हो जाए. और हमें मालूम है इंडिया ईरान के रिलेशन. चाबहार पोर्ट के बारे में वी ऑल नो. चाबहार पोर्ट, शहीद बेहेश्ती एयरपोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया इन ईरान. Okay, let's move on. Trends in world military expenditure 2022. This report has been given by SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute. According to SIPRI, global military expenditure increased by 3.7% in 2022. यानी पिछले 21 और 22 की अगर कंपैरिजन करें तो एक नया हमें ट्रेंड देखने को मिला है. यानी कि 2022 और 21 में देखें तो 3.7% ज़्यादा एक्सपेंसेस हुए हैं डिफेंस को लेके, मिलिट्री इक्विपमेंट्स को परचेज करने को लेके. सबसे बड़ी कंट्री जिन्होंने ज़्यादा स्पेंड किया, यूएस नंबर 1, उसके बाद चाइना, रसिया और इंडिया 4th पे है. 56% ऑफ टोटल वर्ल्ड कंजम्पशन इज डन बाई expenditure is done by these top 3 countries, and then comes India with 81.4 billion, 4th highest. फर्स्ट वाटर मेट्रो इनॉग्रेटेड बाय मोदी जी और ये 10 आइलैंड्स को अलग अलग कनेक्ट करेगी. ये केरला में
केरला में है कोची, वहाँ पे इनोग्रेट हुई है। और बैटरी ऑपरेटेड हाइब्रिड बोट्स होंगी जो चलेंगी यहाँ पे। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं भगवान हनुमान का ये एक स्कल्पटर है, स्टोलन, ये चोरी हो गया था। दिस स्टोलन स्कल्पटर बिलोंगिंग टू लॉर्ड हनुमान, बिलोंगिंग टू चोला पीरियड। ये चोला एम्पायर के टाइम पे बनाया हुआ 14-15 सेंचुरी, तकरीबन 600 साल पुराना है ये। और दिस नाउ हैज़ बीन रिट्राइव्ड, इसको ढूंढ लिया गया है एंड हैंडेड ओवर टू आइडोलविंग तमिलनाडु, उनको हैंड ओवर कर दिया गया। कैनबेरा में इसको हैंड ओवर किया गया। दिस वाज हैंड ओवर टू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया। कैनबेरा इज़ द ऑस्ट्रेलियंस कैपिटल, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ कैनबेरा। इससे पहले भी हमने बिल्कुल स्टार्टिंग के वीक में देखा था कि न्यूयॉर्क्स मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, इन्होंने भी 15 इंडियन स्कल्पटर जो इंडिया से चोरी होके चली गई थी वहाँ पे, उनको रिटर्न करने का अनाउंस किया था। तो ये दोनों ही आप दोनों इम्पोर्टेंट एंटिक्विटीज़ हमारी याद रखिएगा। ई श्रम स्कीम के बारे में अभी इसको लेके कुछ अपडेट मिनिस्ट्री ने की है। दिस हैज़ बीन अपडेटेड नाउ। वैसे है क्या ये ई श्रम स्कीम? 2020 में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा था, उसमें जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको काफ़ी मुश्किलें झेलनी पड़ी थी। कुछ वर्कर्स तो हज़ार हज़ार किलोमीटर तक पैदल अपने घर गए थे यहाँ से। तो उसके बाद ये ज़रूरत महसूस हुई कि जो भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्कर्स काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए कैसे उनको प्रोवाइड कराए जाएं, उसके लिए एक सेंट्रल डाटाबेस बनाया जाए। सेंट्रल डाटाबेस एक बनाया जाए और बनाया गया रैदर अंडर दिस ई श्रम स्कीम। और इस सेंट्रल डाटाबेस में 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी सबको जो भी यहाँ पे रजिस्टर करेंगे दिया जाएगा, दिया जा रहा है। तो जो भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट हैं इन सबको अब ये डाटा स्टेट्स के साथ भी शेयर किया गया। तो सरकारें अपने हिसाब से अगर कोई ऐसी दोबारा से कोई ऐसा क्राइसिस आता है तो ऑलरेडी हमारे पास एक डाटाबेस होगा, वी वुड बी एबल टू प्रोवाइड देम सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। जो हुआ वो दोबारा ना हो, इनके साथ जो इन्होंने मुश्किलें झेली, दे शुडंट बी रिपीटेड अगेन। सो दिस वाज लॉन्च्ड इन 2021। मैग्नापोर्था ओराइजे ये एक फंगस है जो डिजीज वीट की फसल को ख़राब करता है, उसको वीट ब्लास्ट बोलते हैं। तो ये वीट एंड राइस ब्लास्ट कोज करती है, ठीक है। तो दिस इज़ अ फंगस, मैग्नापोर्थ ओराइजे। नेक्स्ट में आएंगे ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया हाईएस्ट सिविलियन ऑनर 2023। ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर वाज कॉन्फर्ड अपॉन रतन टाटा। टाटा हमारा ग्रुप जो है, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, उनके चेयरमैन, फॉर हिज लॉन्ग स्टैंडिंग कमिटमेंट टू इंडो ऑस्ट्रेलियन फिलेंथ्रोपी। अनंत महेश्वरी अभी अभी इनको नासकॉम का हेड बनाया गया है। नासकॉम स्टैंड्स फॉर नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, उनके हेड बनाए गए। और ये वैसे अभी कौन है? करंटली ही इज प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, अनंत महेश्वरी, नासकॉम। सुमित कठपालिया ये इंडसइंड बैंक के एमडी अपॉइंट हुए। इंडसइंड बैंक हिंदुजा ग्रुप का इंडसइंड बैंक है, हिंदुजा ग्रुप बेस्ड इन लंदन। ये आपने सुना होगा अशोक लीलैंड की गाड़ियां आती हैं, ट्रक आते हैं, अशोक लीलैंड भी हिंदुजा ग्रुप का ही है। माना विलेज ये दिस वाज डिक्लेयर्ड फर्स्ट विलेज बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक लास्ट विलेज बोला करते थे, जो कोई विलेज बिल्कुल आखिर में बॉर्डर पे होता है उसको लास्ट विलेज बोलते थे। लेकिन बाद में एज पर ऑनरेबल पीएम्स डायरेक्शंस लास्ट विलेज की जगह अब हम यूज़ करेंगे फर्स्ट विलेज। सो फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया माना विलेज, उत्तराखंड में चमोली नियर हिमालयन टेम्पल। लोग बद्रीनाथ जब घूमने जाते हैं तो इसको भी साइट सीइंग करने जाते हैं, माना विलेज। नेक्स्ट वोट फ्रॉम होम इनिशिएटिव अभी अभी इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया कर्नाटका स्टेट इलेक्शंस के लिए। ऐसे लोग जो जिनके साथ कुछ डिसेबिलिटी है या जो 80 साल से ऊपर के हैं उनके लिए वोट फ्रॉम होम स्कीम अनाउंस हुई है, घर जाके उनसे वोट उनका ले लिया जाएगा।
फोर्थ क्वाड लीडरशिप समिट, इस मोदी जी ने इसके लिए थैंक्स किया है ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज को कि वो इस मीटिंग को होस्ट करेंगे। एंथनी एल्बनीज, तो इसमें क्वाड कंट्रीज के चारों लीडर, इंडिया से ऑनरेबल पीएम मोदी जी, जापान से फ्यूमियो किशीडा और यूएस से जोए बाइडन, ये चारों हेड ऑफ स्टेट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। क्वाड वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2007 टू काउंटर चाइना। मई 2023 फर्स्ट वीक में हो जाएगी, ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में होगी। नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी हाल फिलहाल में भारत सरकार ने अप्रूव की है। इसमें कोविड के टाइम पे आपने देखा था वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ी थी हमें, ठीक है, जो भी आपके आरटी पीसीआर किट कोविड को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसकी फुल फॉर्म होगी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जो भी कोविड को टेस्ट करने के लिए जो भी किट चाहिए होती थी, ये डिवाइसेस बड़े ज़रूरी थे। उसके अलावा फिर और बहुत सारे ग्लूकोमीटर, बीपी मीटर, ठीक है, ऑक्सीमीटर। तो मेडिकल डिवाइस पॉलिसी सरकार लेके आई ताकि मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में बूस्ट मिले। तो यहाँ पे $11 बिलियन की जो मैन्युफैक्चरिंग है फिलहाल, उसको 50 बिलियन करने का टारगेट है बाई 2030। इसके साथ ही अभी ये न्यूज़ लेटेस्ट आई है, 57 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस अप्रूव्ड बाई कैबिनेट। बीएससी नर्सिंग के लिए ये नए कॉलेजेस 100 सीट्स पर कॉलेज यहाँ पे होंगी। फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था अपनी बजट स्पीच में इसी साल, और अभी इन्होंने अप्रूव भी कर दिया। वेरी नाइस स्टेप बाई गवर्नमेंट। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने ये इन्फॉर्मेशन कल ही हमें दी, ठीक है। तो ये वहीं पे एस्टाब्लिश होंगे जहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके साथ में 2014 के बाद जो भी मेडिकल कॉलेजेस एस्टाब्लिश हुए हैं उनके साथ साथ के लोकेशंस में ये भी नर्सिंग कॉलेज भी एस्टाब्लिश होंगे। 100 सीट्स पर कॉलेज होंगी। 15,700 बीएससी टोटल नर्सिंग की सीट्स यहाँ पे बढ़ जाएंगी। सबसे ज़्यादा कॉलेजेस कहाँ पे आएंगे? उत्तर प्रदेश में होंगे। इंडियन नर्सिस की ऑल ओवर वर्ल्ड पूरी डिमांड है, यहाँ से आप देख सकते हैं ग्लोबल डिमांड इंडियन नर्सिस की। 26,000 इंडियन नर्सिस ऑलरेडी वर्किंग इन यूके यूनाइटेड किंगडम में, 20,000 इन गल्फ कंट्रीज, 16,000 यूएसए, 12,000 ऑस्ट्रेलिया, 5,000 कनाडा। तो नर्सिंग काफ़ी रिस्पॉन्सिबल जॉब है। 20 ईयर्स ऑफ स्वागत इनिशिएटिव। स्वागत इनिशिएटिव प्रधानमंत्री मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे 20 साल पहले 2003 में, तब इन्होंने इसको लॉन्च किया था। इसकी फुल फॉर्म देखेंगे, स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंसेस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। स्वागत इनिशिएटिव में जिस सिटीजन की जो भी परेशानी है वो यहाँ पे रिपोर्ट कर सकता है, और ये रिपोर्ट डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर को जाएगी, ठीक है। दिस रिपोर्ट, दिस कंप्लेंट, दिस ग्रीवेंस वेंट डायरेक्टली टू चीफ मिनिस्टर। तो दिस वाज स्टार्टेड बाय मोदी जी इन 2003 व्हेन ही वाज सीएम ऑफ गुजरात। दिस स्वागत इनिशिएटिव यूजेस टेक्नोलॉजी। डे टू डे ग्रीवेंसेस को क्विक, एफिशिएंट और टाइम बाउंड मैनर में रिजोल्व करना इस स्वागत इनिशिएटिव का एम। इसी की लाइंस पे, इन्हीं लाइंस पे जिस पे स्वागत इनिशिएटिव बनता है, मोदी जी ने सेंट्रल लेवल पे प्रगति स्कीम लॉन्च की हुई है। BCAS कॉमरेड 37th रेजिंग डे। BCAS स्टैंड्स फॉर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन को बनाया गया था उस टाइम पे एरोप्लेन हाईजैक हो रहे थे, तो सिक्योरिटी के लिए BCAS को बनाया गया था, टू ओवरसी सिक्योरिटी इश्यूज। अब 37 साल बने हो गए हैं। दिस BCAS ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पांडे कमेटी। पांडे कमेटी के रिकमेंडेशन में बनाया गया था। यहाँ पे इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट 1976 में हाईजैक हो गई थी, तब फिर ये कमेटी बनाई गई थी विच ओवरसीज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सिविल एविएशन। जय वॉरियर एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया, 7वीं होगी, 7th होगी बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड और इंडिया के बीच में। सैलिसबरी प्लेन्स यूके में होगी फ्रॉम 27th to 11th में 2023। तकरीबन 15 डे चलने वाली एक्सरसाइज, बाइनियल इवेंट है, 2 साल में एक बार होती है। लास्ट एडिशन इंडिया में हुआ था, चौबासिया उत्तराखंड में है, अक्टूबर 2021 में हुआ था। जनरल SM शैफुद्दीन अहमद,
ये आर्मी स्टाफ के चीफ हैं बांग्लादेश के। ही रिसेंटली पेड ए विजिट टू इंडिया। तो 27 से 29 अप्रैल, आज इनका टुडे प्रोबेबली लास्ट डे ऑफ सिटिंग, 29 अप्रैल ही है आज। तो ये इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन्होंने अभी अभी कंपटीशन लॉन्च किया है, सिटी ब्यूटी कंपटीशन। तो आप ऑनलाइन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेन इसका एम क्या रहेगा? टू एनकरेज एंड रिकॉग्नाइज द ट्रांसफॉर्मेशनल एफर्ट्स मेड बाय सिटीज एंड वार्ड्स अक्रॉस द कंट्री टू क्रिएट ब्यूटीफुल पब्लिक स्पेसेस। जो पब्लिक स्पेसेस हैं उनको सुंदर बनाने के लिए ये एफर्ट्स हैं सिटी ब्यूटी कंपटीशन। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए साफ सफाई को प्रमोशन मिलेगा। लोग नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर, ये एक इंडिया और यूनाइटेड किंगडम दोनों ने मिलके ये लॉन्च किया है। यहाँ पे भारत के यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह यहाँ पे विजिट करने गए हुए हैं। तो उन्होंने मिलके ये लॉन्च किया। इसका काम क्या होगा? दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट वुड ब्रिंग स्टेक होल्डर फ्रॉम बोथ कंट्रीज। दोनों कंट्रीज़ के स्टेक होल्डर्स यहाँ पे साथ में काम करेंगे। किस चीज़ के लिए? डीकार्बोनाइजेशन, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए। जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं और जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उन सब में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कम से कम हो। उसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन मेड यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। तो ग्रीन हाइड्रोजन को भी रिन्यूएबल सोर्स की तरह यूज़ करने के लिए ये एक वर्चुअल सेंटर इन्होंने अभी इनॉग्रेट किया। मोदी जी ने किया अभी अभी उड़ान स्कीम को लेके। उड़ान स्कीम हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उड़ान 5.0 भी ये भी रिलीज़ किया था सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने। दिस इज़ ए रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। उड़ान इज़ ए रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम जिसमें 800 किलोमीटर्स की लिमिट को बढ़ा के अब कर दिया गया कि नो लिमिट ऑफ अपर लिमिट जो 800 किलोमीटर्स की थी उसको हटा दिया गया है इन उड़ान 5.0। तो इसके अंदर जो पहली फ्लाइट हुई थी उड़ान स्कीम के अंदर, दैट वाज फ्रॉम शिमला टू दिल्ली। फर्स्ट फ्लाइट शिमला टू दिल्ली हुई थी और ये 6 साल पहले यानी 2017 में पहली फ्लाइट हुई थी। ठीक है। और 473 रूट्स पे और 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स पे ये काम करती है। हेलीकॉप्टर, वाटर एरोड्रोम, और ये गेम चेंजर है फॉर इंडियन एविएशन सेक्टर। तो मोदी जी ने इसको लेके एक कॉन्ग्रेचुलेटरी नोट दिया। अंडमान विजिट, हमारे यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर श्री अर्जुन मुंडा जी, इन्होंने अभी अभी 4 दिन का अंडमान दौरा किया। तो उसमें इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में तिरंगा लहराया था अंडमान में और उसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था, अंडमान फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल फॉर द फर्स्ट टाइम 1943। तो अब यहाँ पे इन्होंने विजिट किया अंडमान को। यहाँ पे 6 नेटिव ट्राइब्स हैं अंडमान की और ये इम्पोर्टेंट हैं सभी की सभी ट्राइब। जरावा ट्राइब बहुत इम्पोर्टेंट हैं, अंडमानीज ट्राइब, ओन्स ट्राइब, सेंटिनलीज ट्राइब, ये सभी ट्राइब अंडमान की हैं, अंडमान निकोबार में थ्राइव करती हैं एंड दे ऑल आर आस्क्ड इन एग्जाम्स। 2 मंगोलियन ओरिजिन की हैं, शोम्पेंस एंड निकोबारीज। ठीक है। यहाँ पे ओनजीज, सेंटिनलीज, जरावाज, अंडमानीज एंड शोम्पेंस, ये 5 हैं। दे बिलोंग टू पीवीटीजी ग्रुप। पीवीटीजी मीन्स पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर भी जो ज़्यादा वल्नरेबल सिचुएशन में है, जिनकी सिचुएशन ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनके लिए अलग से पीवीटीजी बनाया हुआ है। ये ओनजीज ट्राइब के चिल्ड्रन जिनके साथ मुंडा जी ने मीटिंग की, उनको कुछ फेलिसिटेशन भी किया इनका। ठीक है। तो उसके अलावा रोस आइलैंड को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रीनेम कर दिया गया था बाई मोदी जी इन 2018। सो रोस आइलैंड कहाँ पे? अंडमान निकोबार का एक आइलैंड विच वॉज नेम्ड एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। उसके अलावा नील आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड का भी नाम चेंज किया गया। नील आइलैंड वॉज रीनेम्ड एज शहीद द्वीप एंड हैवलॉक वॉज रीनेम्ड एज स्वराज द्वीप।
अर्जुन मुंडा जी ऑल्सो विजिटेड ड्यूगोंग क्रीक। तो वेयर इज ड्यूगोंग क्रीक? ड्यूगोंग क्रीक आप देख सकते हैं, ये ड्यूगोंग क्रीक है यहाँ पे, लिटिल अंडमान के साथ लगती है। तो ड्यूगोंग क्रीक इज इन अंडमान, लिटिल अंडमान। वहाँ पे ओनजिस ट्राइब, दिस ओनजिस ट्राइब इज पीवीटीजी, वी ऑल नो। वहाँ के बच्चों से भी उन्होंने मीटिंग की। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, अभी अभी ये भारत सरकार ने रिपोर्ट पब्लिश की मार्च 2023 के लिए। तो व्हाट इज दिस इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज? जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, देश में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनकी ग्रोथ को मेजर करता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन हुआ है। तो इसकी रिपोर्ट मंथली आती है। उसमें से 8 ऐसे सेक्टर हैं जो कि 40% वेट पूरे इंडेक्स का फॉर्म करते हैं, और वो उनको बोलते हैं 8 कोर इंडस्ट्रीज। 8 कोर इंडस्ट्रीज के नाम आपको मालूम होने चाहिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी। टोटल 8 हो गए हैं ये, ठीक है। दीज 8 अलोन कंप्राइज 40% ऑफ आईआईपी, ठीक है। तो डाटा कौन प्रिपेयर करता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन डाटा तैयार करती है। दिस ऑपरेट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसके साथ ही एक और सर्वे आता है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। तो आईआईपी और एएसआई में क्या डिफरेंस है? आईआईपी हम जैसा कि बताया मंथली इंडिकेटर है, ये मंथली आता है, जबकि एएसआई ये लॉन्ग टर्म आता है। नाम में एनुअल है तो एनुअली आता है ये। आईआईपी का काम यही है, एकदम से गौर चौकन्ना करने का काम है, वार्निंग देने का काम है। एएसआई बाद में आता है, इसलिए अगर कोई भी एक्शन लेना है, पॉलिसी मेकिंग करनी है, तो आईआईपी के फिगर्स पे गवर्नमेंट कर सकती है। देखा, वर्चुअल सेंटर इनॉग्रेट किया था इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने, तो उसी की कंटिन्यूएशन में है ये। तो दिस रदरफोर्ड एपल्टन लेबोरेटरी, ये काफ़ी अपेक्स प्राइम लेबोरेटरी है, विच वॉज रिसेंटली विजिटेड भाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको विजिट किया, और ये हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फॉर अर्थ साइंसेज, फॉर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस, पेंशंस, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, इन सब के मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नए एफएम ट्रांसमीटर इनॉग्रेट किए हैं 18 स्टेट्स में, 85 डिस्ट्रिक्ट्स में और 2 यूनियन टेरिटरीज में। तो दिस माइट बी इम्पोर्टेंट। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, तो ये एक बच्ची है यहाँ पे, 7 ईयर्स ओल्ड, आप फोटो देख सकते हैं। ये दिस ट्वीट वाज शेयर्ड बाय ऑनरेबल पीएम। इन्होंने अपनी पॉकेट मनी डोनेट की है फॉर दिस टीबी मुक्त भारत अभियान। तो ही इनको मोदी जी ने थैंक्स किया था। सो व्हाट इज टीबी मुक्त भारत अभियान? सितंबर 2022 में ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इसको लॉन्च किया था, और दिस टारगेट्स टू एलिमिनेट टीबी फ्रॉम द कंट्री बाई 2025 तक टीबी को एलिमिनेट करने का टारगेट है। टीबी इज अ बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज है ये, कोज्ड बाई माइकोबैक्टीरियम, कोज्ड बाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और टीबी को ट्रीटमेंट होता है डोट्स, DOTS, डोट स्टैंड्स फॉर डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉट्स। नेक्स्ट वी हैव शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस इंटर बैंक कंजोर्शियम्स काउंसिल मीटिंग, ये अभी अभी गोवा में हुई है। तो दिस वाज 19th SCO IBC काउंसिल मीटिंग हेल्ड एट गोवा। नेट जीरो कार्बन एमिशन टारगेट बाई 2070, भारत का टारगेट है 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशंस, और इस साल का चेयर इंडिया रहा। तो नेक्स्ट 2023-24 के लिए कजाकिस्तान, डेवलपमेंट बैंक ऑफ कजाकिस्तान would be holding the chair for this SCO IBC summit. Next, very important news, Dalai Lama gets 1959 Raman Magsaysay Award इन पर्सन आफ्टर 64 ईयर्स। 64 साल के बाद इनको ये अवार्ड दिया गया है। 1959 में इनको अनाउंस किया गया था, जो कि इनके बड़े भाई ने लिया था उस टाइम पे, एल्डर ब्रदर। तो दलाई लामा के बारे में, ही वाज बोर्न इन 6 जुलाई 1935 इन तिब्बत,
और 2 साल की एज पे, जब ये 2 साल के थे, ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज री इनकारनेशन ऑफ 13th दलाई लामा थुपदेन ग्यात्सो। तो थुपदेन ग्यात्सो 13वें दलाई लामा, उनका पुनर्जन्म माना गया, इनको रिकॉग्नाइज किया गया। और 1915 में इनको फिर रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था, लेकिन अब इनको पर्सनली धर्मशाला मैक्लियोडगंज में इनको जाके ऑफिशियल्स ने जो रमन मैग्सेसे अवार्ड के, उन्होंने इनको यहाँ पे कॉन्फर किया। सो दिस रमन मैग्सेसे अवार्ड इज इक्विवेलेंट टू नोबेल प्राइज ऑफ एशिया, नेम्ड आफ्टर लेट फिलीपींस प्रेसिडेंट। फिलीपीन के प्रेसिडेंट के नाम पे ये अवार्ड है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सेंटर में शिवांगी सिंह है ये। तो ये कौन है? इंडियन एयर फोर्स की पहली महिला पायलट हैं जो राफेल को फ्लाई करेंगी इन मल्टीनेशनल एक्सरसाइज। फ्रांस ओरियन में मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होने वाली है, जिसमें भारत की तरफ से पहली बार राफेल उड़ाने वाली पहली महिला बनेगी शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह इंडियन एयर फोर्स में ज्वाइन किया उन्होंने 2017 में, और 2020 में राफेल इन्होंने उड़ाया, और काफ़ी इंटेंस कंपटीशन, इंटेंस ट्रेनिंग के बाद इनको सेलेक्ट किया गया था। उसके अलावा अगर आप इसी साल जनवरी में हुआ है ये, अवनी चतुर्वेदी